दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि 10 और 61 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, देखिए इसी प्रश्न को थोड़ा सा और अलग बना सकता है। इसी प्रश्न को ये बोल सकता है कि 10 और 61 के बीच में 5 के कितने गुणज हैं, 10 और 61 के बीच में 8 के कितने गुणज हैं, ठीक है। या फिर इन दोनों संख्याओं को बदल सकता है कि 100 और 1000 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 100 और 1000 के बीच 10 के कितने गुणज हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसी सवाल के जैसा कई सवाल बन सकता है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर इस तरह से जितने भी प्रश्न बनेंगे आप उनको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न में सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि 4 का गुणज हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसी संख्याएं जिसमें 4 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है 4 के गुणज कहलाते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें 4 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है उन सभी संख्याओं को 4 का गुणज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या 12 है, तो 4 से मैं 12 में भाग देता हूँ तो कितना आता है, 4 तियाँ 12। यहाँ पे देखिए ये घट के 0 आ जाएगा, तो शेषफल 0 प्राप्त हो गया। इसका मतलब 12 जो है 4 का एक गुणज है। वैसे यहाँ पे एक संख्या 16 है, इसमें अगर मैं 4 से भाग दूँ तो 4 चौको 16, ये 0 आ जाएगा, तो शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब ये संख्या 16 भी 4 का एक गुणज है। अगर मैं 60 में 4 से भाग देता हूँ, इसको ऐसे रहेगा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये मैं आगे वाला उतार लेता हूँ, 4 पचे 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब 60 भी 4 का एक गुणज है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 4 का गुणज किसे कहते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 10 और 61 के बीच में 4 के गुणज ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 10 और 61 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, उसके बाद हम लोग गुणज ढूंढेंगे ना। तो देखिए 10 और 61 के बीच में कहा है, इसका मतलब 10 और 61 को छोड़ देना है। 10 के बाद 11 देखना है और 61 के पहले 60, यानी कि 11 से लेकर 60 तक 4 के गुणज कितने हैं हमें यही ज्ञात करना है। क्योंकि 10 और 61 के बीच का मतलब यही हुआ कि 10 के बाद का और 61 के पहले का, ठीक है। तो 10 के बाद 11 आता है और 61 के पहले 60 आता है। तो हम लोग 11 से शुरू करेंगे और 60 तक जाएंगे। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे ही गिनती वाली संख्या 60 तक जाते हैं। अब देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी संख्या 4 का गुणज है। तो यहाँ देखिए 12 4 का गुणज है, क्योंकि 4 से भाग देने पर 12 में शेषफल 0 प्राप्त होता है। 16 भी 4 का गुणज है, 20 भी 4 का गुणज है, 24 भी 4 का गुणज है, ठीक है। वैसे ही आगे बढ़ते आते हैं तो ये जो 60 दिख रहा है ये भी 4 का एक गुणज है। तो यानी कि 4 का गुणज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 12 4 का गुणज है, 16 4 का गुणज है, 20 4 का गुणज है और 24 4 का गुणज है। डॉट डॉट डॉट, ये 60 भी 4 का गुणज है, ठीक है। यानी कि 10 और 61 के बीच में ये सब संख्याएं जो ये सभी 4 के गुणज हैं और हमें यही ज्ञात करना है कि इनकी संख्या कितनी है। तो आप देख सकते हैं ये एक समांतर श्रेणी बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है कि नहीं। तो चलिए हम इसे थोड़ा अच्छे से हल करते हैं, यानी कि आपको कैसे परीक्षा में लिखना है उस तरीके से हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 10 और 61 के बीच में 4 के गुणज। तो लिखेंगे 10 और 61 के बीच में 4 के गुणज। तो 10 और 61 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, चलिए हम लिख लेते हैं। तो 12 से शुरू होता है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, ऐसे ये आगे बढ़ता जाता है कहाँ तक, 60 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये समांतर श्रेणी बन रही है कि नहीं। तो अगर हम लोग इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कर लें कि इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, या फिर इस समांतर श्रेणी में कितनी संख्याएं, अगर हम लोग वो ज्ञात कर लें तो वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक समांतर श्रेणी कैसे बन रही है, हमने इसे कैसे पहचाना कि ये एक समांतर श्रेणी है। तो देखिए 12 में 4 जोड़ने पर 16 आ जाता है और 16 में 4 जोड़ दिया जाए तो 20 आ जाता है, 20 में 4 जोड़ने पर 24 आ जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं मतलब कि सभी संख्याओं में 4 जो है 4 4 4 ही जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे 4 4 4 सभी बराबर संख्याएं है कि नहीं। तो यही तो डी का मान होता है, यानी कि इस समांतर श्रेणी में डी बराबर 4 हो गया। और ये जो शुरू में संख्या दे रहा था ये ए का मान होता है, यानी कि प्रथम पद, तो प्रथम पद 12 हो गया।
यानी कि ए और डी का मान तो हमने निकाल लिया। अब यल का मान जो होता है लास्ट संख्या 60 है, ये 60 हो गया। अब देखिए हम लोग यनवा पद का फार्मूला लगाएंगे, तो यनवा पद का फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो यनवा पद का फार्मूला होता है। तो इसमें देखिए जो लास्ट पद होता है यानी कि यनवा पद जो होता है ये लास्ट पद के बराबर होता है, ए एन बराबर यल होता है, ये फार्मूला होता है। तो इस ए एन की जगह यल रख सकते हैं हम लोग, रख दीजिए। तो ए एन बराबर यल हो जाएगा, यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतना हो गया। अब सभी का मान रख लेते हैं, तो एल की जगह 60 रख देंगे, बराबर ए की जगह 12 रख देंगे, फिर प्लस एन का मान हमें पता ही नहीं है तो एन को यह नहीं रहने देते हैं, डी का मान 4 है, 4 रख लेते हैं। अब इसी को हल कर लेते हैं हम लोग। तो आप लोग देखिए इसके बाद, जैसे इसके बाद आपको लग रहा हो कि मैं लगा लूँगा इसके बाद, लेकिन आगे चल के बच्चे यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, तो आप लोग उस गलती को मत करिएगा। तो चलिए हम इसको आगे बताएंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस 12 इधर आएगा तो माइनस 12 हो जाएगा, तो 60 माइनस 12 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1, ये 4 हो गया। तो 60 में से 12 घटाने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48, ठीक है। तो 48 बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कोष्टक के बाहर संख्या 4 है, इसका मतलब 4 का इन दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 का एन में गुणा किया 4 एन, 4 का -1 में गुणा किया -4। अब यहाँ से हो जाएगा 48 -4 बराबर किधर आएगा तो +4 हो जाएगा, बराबर 4 एन। 48 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 52 बराबर 4 एन। तो 4 और एन के बीच में गुणा रहता है, तो यहाँ से जब 4 बराबर के इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 52/4 बराबर एन हो जाएगा। 4 से उसमें भाग देते हैं तो 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, तो एन बराबर कितना आ गया, एन बराबर आ गया 13, ठीक है। तो आपको लग रहा हो कि ये आंसर है, लेकिन ये आंसर नहीं है। इसके बाद अभी हमें लिखना पड़ेगा, तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे चलिए देख लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे अतः 10 और 61 के बीच में 13 संख्याएं 4 के गुणज हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर n बराबर मान लीजिए 20 आ गया तो यहाँ पे आप 20 लिख देंगे, यानी कि 10 और 60 के बीच में 20 संख्याएं 4 के गुणज हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस सवाल को इतने सरल तरीके से समझ सकें।